11वीं सदी ईस्वी में मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल बहुत बदल रही थी। मुख्तलिफ ताकतें अपनी सरहदें बढ़ाने की कोशिश कर रही थीं। इसी दौर में एक अहम शख्सियत सामने आई जिसे तारीख में सुल्तान सुलेमान के नाम से याद किया जाता है। सुल्तान सुलेमान का ताल्लुक सल्जूक खानदान से था। सल्जूक तर्क वस्ती एशिया से आकर ईरान और फिर मगरबी इलाकों की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी ताकत आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ खतरात भी मौजूद थे। सुल्तान सुलेमान ने बचपन से ही जंगी तरबियत हासिल की। घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवार चिल्लाना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। इस जमाने में किसी भी हुक्मरान के लिए फौजी महारत बहुत जरूरी थी, इसीलिए उन्हें कम उम्री से ही तैयार किया गया। सल्जूक खानदान के अंदर क़यादत के मामलात कभी कभी पेचीदा होते थे। इक़्तिदार के लिए मुकाबला आम बात थी। ऐसे माहौल ने सुल्तान सुलेमान को मजबूत बनाया और उन्हें सियासी हालात को समझने की सलाहियत दी। जब सल्जूक ताकत ने मशरिक़ में अपनी पोजीशन मजबूत की तो मगरिब की तरफ तवज्जो दी गई। अनातोलिया एक अहम खित्ता था। ये इलाका एशिया और यूरोप के दरमियान वाक़ था, इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा थी। इस वक्त अनातोलिया ज़्यादातर बाज़ंतईन सल्तनत के ज़ेरे असर था। बाज़ंतईन सल्तनत एक मुनज़्ज़म और मजबूत रियासत थी जिसका मरकज़ कुस्तुनतुनिया था, लेकिन तवील जंगों और अंदरूनी मसाइल की वजह से उनकी ताकत मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम नहीं थी। सुल्तान सुलेमान ने हालात को गौर से समझा। उन्होंने फैसला किया कि वो अनातोलिया में कदम जमाएंगे। उन्होंने ये काम आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। पहले छोटे इलाकों पर तवज्जो दी और फिर अपनी ताकत बढ़ाई। उनकी फौज तेज रफ्तार थी, पहाड़ी इलाकों में लड़ने की महारत रखती थी। अचानक हमले और मुनज़्ज़म हरकत उनकी खास हिकमत अमली थी। वो सीधी बड़ी जंग के बजाय मुनासिब वक्त का इंतजार करते थे। वक्त के साथ उनका असर बढ़ने लगा। लोग उनकी क़यादत को तस्लीम करने लगे। उन्होंने अपने ज़ेरे असर इलाकों में नज़्म व ज़ब्त कायम करने की कोशिश की, रास्तों को महफूज बनाया और अमन कायम करने की तरफ तवज्जो दी। ये इब्तिदाई दौर सुल्तान सुलेमान की तारीख में बहुत अहम था। इसी वक्त उन्होंने अपनी बुनियाद मजबूत की। अनातोलिया में उनकी मौजूदगी नुमायां होने लगी और वो एक अहम ताकत के तौर पर सामने आए। जब सुल्तान सुलेमान ने अनातोलिया की तरफ अमली कदम बढ़ाया तो हालात आसान नहीं थे। ये इलाके पहले से एक बड़ी ताकत के ज़ेरे असर था, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी था। सुल्तान सुलेमान ने अपनी हिकमत अमली आहिस्ता आहिस्ता नाफिज की। उन्होंने बराह रास्त बड़ी जंग से आगाज नहीं किया, बल्कि सरहदी इलाकों में अपनी मौजूदगी मजबूत की। छोटे कलों और कमजोर मकामात पर कंट्रोल हासिल किया। इस तरह उनका असर बढ़ता गया। उनकी फौज तेज रफ्तार थी और घुड़सवार दस्ते खास तौर पर अहम किरदार अदा करते थे। वो दुश्मन को अचानक घेर लेते और हालात को अपने हक में कर लेते। इस जमाने में रफ्तार और मंसूबा बंदी बहुत अहम थी और सुल्तान सुलेमान ने इन दोनों को इस्तेमाल किया। बाज़ंतईन हुक्काम ने उनकी पेश कदमी को खतरा समझा। उन्होंने सरहदी इलाकों में फौजी कार्रवाइयां शुरू की। कुछ जगहों पर झड़पें हुई, लेकिन सुल्तान सुलेमान ने सब्र और हिकमत से काम लिया। वो हर वक्त मुकम्मल जंग में नहीं जाते थे, बल्कि हालात के मुताबिक फैसला करते थे। उनकी एक बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने अपने ज़ेरे असर इलाकों में इंतज़ामी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। उन्होंने अमन कायम करने पर तवज्जो दी ताकि लोग उनकी हुकूमत को कबूल करें। रास्तों को महफूज बनाया और मकामी लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर किए। वक्त के साथ अनातोलिया में सल्जूक असर वाज़े होने लगा। सुल्तान सुलेमान एक अहम इलाकाई रहनुमा के तौर पर पहचाने जाने लगे। उनकी क़यादत ने इस खित्ते की सियासी सूरत-ए-हाल में तब्दीली पैदा की। ये दौर उनके लिए बुनियाद बनाने का वक्त था। उन्होंने अपनी ताकत को मुनज़्ज़म किया, फौज को मजबूत रखा और मुस्तकबिल की बड़ी तब्दीलियों के लिए तैयारी की। अनातोलिया में उनकी मौजूदगी अब आर्जी नहीं रही थी, बल्कि मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर रही थी। जब सुल्तान सुलेमान ने अनातोलिया में अपने कदम जमा लिए तो अगला मरहला एक मजबूत और मुस्तकिल मरकज़ कायम करना था। इस वक्त अनातोलिया में बाज़ंतईन सल्तनत की गिरफ्त कमज़ोर पड़ रही थी।
सन 1071 में जिंग मुल्लाज़गर्द के बाद बाज़ंतय ताकत को शदीद धचका लगा था और इसी खला ने सल्जूक तुर्कों को आगे बढ़ने का मौका दिया। सुल्तान सुलेमान ने इस सूरत-ए-हाल को समझा। उन्होंने सिर्फ छापामार कार्रवाइयों पर इक्तिफा नहीं किया बल्कि बाकायदा रियासत कायम करने की तरफ कदम बढ़ाया। उनकी नज़र एक ऐसे शहर पर थी जो सियासी और जोग्राफियाई लिहाज से अहम हो। ये शहर था अज़नक मेकिये। अज़नक बाज़ंतय सल्तनत का एक अहम मरकज़ था। यह कुस्तुनतुनिया के करीब वाक़ था और दिफाई लिहाज से मजबूत समझा जाता था। अगर कोई इस शहर पर कब्जा कर लेता तो वो अनातोलिया में मजबूत बुनियाद बना सकता था। तकरीबन 1075 ईस्वी के आसपास सुल्तान सुलेमान ने अज़नक की तरफ पेश कदमी की। उन्होंने अचानक और मुनज़्ज़म हिकमत अमली इख्तियार की। शहर के इर्द गिर्द के इलाकों को पहले कंट्रोल में लिया गया ताकि अज़नक तन्हा हो जाए। फिर मुनासिब वक्त पर शहर पर कब्जा कर लिया गया। अज़नक की फतह एक मामूली वाक़या नहीं था। ये ऐलान था कि अनातोलिया में अब एक नई ताकत कायम हो चुकी है। सुल्तान सुलेमान ने इसी शहर को अपना दारुल हुकूमत बनाया। इसके साथ ही सल्जूकी सल्तनत रोम की बुनियाद रखी गई। ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये इलाका पहले रूमी बाज़ंतय सल्तनत का हिस्सा था। सुल्तान सुलेमान ने यहाँ अपनी अलग हुकूमत कायम की जो अजीम सल्जूकी सल्तनत से अलग मगर इससे मुंसलिक थी। अज़नक को दारुल हुकूमत बनाने के बाद सुल्तान सुलेमान ने अपनी हुकूमत को मुनज़्ज़म करना शुरू किया। उन्होंने इंतज़ामी उहदे मुकर्रर किए, फौज को मुनज़्ज़म किया और सरहदों की हिफाजत को मजबूत किया। अब उनकी हैसियत सिर्फ एक सरदार की नहीं बल्कि एक बाकायदा सुल्तान की थी। लेकिन ये कामयाबी आसानी से हज़म होने वाली नहीं थी। बाज़ंतय सल्तनत ने इसे खुला चैलेंज समझा। सरहदी झड़पें बढ़ने लगे। बाज़ंतय हुक्मरान अनातोलिया वापस लेने के लिए मंसूबे बनाने लगे। सुल्तान सुलेमान ने दिफाई हिकमत अमली अपनाई। उन्होंने क़लों को मजबूत किया और फौजी दस्तों को मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किया। उनकी घुड़सवार फौज तेजी से हरकत करती थी, जिसकी वजह से वो दुश्मन की पेशकदमी को रोक सकते थे। इसी दौरान सुल्तान सुलेमान ने सियासी चालें भी चली। बाज़ंतय शहजादों और बगावत करने वालों ने भी उनसे राब्ता किया। इस जमाने में बाज़ंतय सल्तनत के अंदर भी इक़्तिदार की लड़ाइयाँ चल रही थीं। सुल्तान सुलेमान ने उन हालात से फ़ायदा उठाया और बाज़ मौक़े पर सियासी हिमायत देकर अपना असर बढ़ाया। ये दौर सुल्तान सुलेमान के इक़्तिदार के उरूज का आगाज़ था। उन्होंने न सिर्फ अज़नक पर कब्ज़ा किया बल्कि अनातोलिया में एक मुस्तक़िल मुस्लिम हुकूमत कायम कर दी। ये एक तारीख़ी मोड़ था। लेकिन आगे चलकर उन्हें सिर्फ बाज़ंतय ताकत ही नहीं बल्कि मशरिक़ में शाम के इलाकों में मौजूद दूसरे तुर्क हुक्मरानों से भी मुकाबला करना था। ताकत के इस खेल में हर कदम खतरनाक था। सन 1075 के करीब जब सुल्तान सुलेमान ने अज़नक मेकिये पर कब्जा किया और इसे अपना दारुल हुकूमत बनाया तो अनातोलिया में एक नई ताकत कायम हो गई। लेकिन ये कामयाबी सिर्फ आगाज़ थी। असल इम्तिहान अभी बाकी था। बाज़ंतय सल्तनत से कशमकश। अज़नक की फतह के बाद बाज़ंतय सल्तनत खामोश नहीं बैठी। कुस्तुनतुनिया में बैठे हुक्मरानों को अंदाज़ा हो चुका था कि अगर सुल्तान सुलेमान को ना रोका गया तो अनातोलिया हमेशा के लिए हाथ से निकल सकता है। इस दौरान बाज़ंतय सल्तनत खुद अंदरूनी सियासी बहरान का शिकार थी। तख्त के दावेदार एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। उन्हीं हालात में एक बाज़ंतय शहजादा निकिफोर्स मिलेसिनोस ने बगावत की और सुल्तान सुलेमान से मदद तलब की। ये एक अहम सियासी मोड़ था। सुल्तान सुलेमान ने इस मौका को समझा। उन्होंने मिलेसिनोस की हिमायत की। इसके बदले में उन्हें मजीद इलाकों पर असर हासिल हुआ। इस सियासी इत्तेहाद ने बाज़ंतय निज़ाम को मजीद कमज़ोर कर दिया। लेकिन जल्द ही 1081 में इलीगस्सा कोम्यूस आई बाज़ंतय तख्त पर बैठा। वो एक मजबूत और समझदार हुक्मरान था। इसने अनातोलिया वापस लेने का अज़्म किया। सरहदी झड़पें और दिफाई हिकमत अमली। इलीगस्सा के इक़्तिदार में आते ही सरहदी इलाकों में झड़पें बढ़ गईं। बाज़ंतय फौज ने मगरबी अनातोलिया में दोबारा कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की।
سلطان سلیمان نے براہ راست بڑی جنگ کے بجائے دفاعی اور تیز حملوں کی حکمت عملی اپنائی۔ سلجوقی گھوڑ سوار فوج تیزی سے حملہ کرتی اور فوراً واپس ہٹ جاتی۔ اس طریقے سے وہ دشمن کو تھکا دیتے تھے۔ اگرچہ کوئی ایک فیصلہ کن بڑی جنگ نہیں ہوئی، لیکن مسلسل جھڑپوں نے دونوں طرف دباؤ پیدا کر دیا۔ انطاکیہ اینٹیاک کی مہم۔ ازنک کے بعد سلطان سلیمان نے اپنی توجہ جنوب کی طرف بھی دی۔ ان کی نظر شام کے اہم شہر انطاکیہ پر تھی۔ یہ شہر تاریخی اور اسٹریٹجک لحاظ سے بہت اہم تھا۔ یہاں سے شام اور اناطولیہ کے درمیان راستہ کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ 1084 میں سلطان سلیمان نے انطاکیہ کی طرف پیش قدمی کی۔ اس وقت شہر کے حالات کمزور تھے۔ انہوں نے منظم انداز میں شہر کا محاصرہ کیا۔ چند مہینوں کی کوشش کے بعد انطاکیہ ان کے قبضے میں آ گیا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اب سلطان سلیمان کی حکومت صرف اناطولیہ تک محدود نہیں رہی بلکہ شام کے اہم علاقے تک پھیل گئی۔ ان کی طاقت واضح طور پر بڑھ چکی تھی۔ حلب کی طرف پیش قدمی اور ٹکراؤ۔ انطاکیہ کی فتح کے بعد سلطان سلیمان نے مزید جنوب کی طرف پیش قدمی کی۔ ان کا اگلا ہدف حلب تھا، لیکن یہاں صورتحال مختلف تھی۔ حلب اس وقت سلجوقی سلطنت کے ایک اور طاقتور حکمران تتاش بن الپ ارسلان کے زیر اثر تھا۔ تتش عظیم سلجوق سلطان ملک شاہ کا بھائی تھا۔ یہاں سے اصل خطرہ شروع ہوا۔ سلطان سلیمان اب صرف بازنطینیوں سے نہیں بلکہ اپنے ہی ترک حکمرانوں سے ٹکرانے جا رہے تھے۔ جنگ اینسیلم 1086 سن 1086 میں سلطان سلیمان اور تتش کے درمیان فیصلہ کن معرکہ پیش آیا۔ یہ جنگ اینسیلم کے مقام پر لڑی گئی جو حلب کے قریب تھا۔ یہ کوئی معمولی جھڑپ نہیں تھی۔ دونوں طرف مضبوط فوجیں موجود تھیں۔ سلطان سلیمان نے اپنی روایتی تیز رفتار حکمت عملی اپنائی، لیکن تتش کے پاس بھی تجربہ کار سپاہی تھے۔ جنگ شدید ہوئی۔ تاریخی روایات کے مطابق اس معرکے میں سلطان سلیمان کو شکست ہوئی۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ میدان جنگ میں مارے گئے، جبکہ بعض کے مطابق انہوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے خود اپنی جان لے لی۔ یہ واقعہ 1086 میں پیش آیا۔ انجام اور اثر۔ سلطان سلیمان کی وفات کے بعد ان کی نوقائم شدہ سلطنت کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ تتش نے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا، لیکن بعد میں سلطان سلیمان کے بیٹے قلج ارسلان اول نے دوبارہ اقتدار سنبھالا اور سلجوقی سلطنت نے روم کو بحال کیا۔ اگرچہ سلطان سلیمان کی زندگی زیادہ طویل نہ تھی، لیکن انہوں نے جو بنیاد رکھی وہ مضبوط تھی۔ انہوں نے اناطولیہ میں پہلی مستقل سلجوقی ریاست قائم کی، ازنک کو دارالحکومت بنایا، انطاکیہ فتح کیا اور ایک نئی سیاسی حقیقت پیدا کی۔ ان کی موت کے باوجود ان کا قائم کردہ نظام ختم نہیں ہوا۔